हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल है उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का जो टेक्निकल एग्ज़ाम या फिर जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैं एक जो पेपर आया हुआ है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उसको मैं हल करवाऊँगा। जैसे आप सब जानते हैं, अभी वैकेंसी आई हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जिसमें अराउंड 4000 समथिंग वैकेंसी है। और ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हो रहा है, जिसमें ग्रुप डी है और ग्रुप सी है, जिसमें ग्रुप सी में ITI स्टूडेंट्स के लिए है और ग्रुप डी में हर कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराता हूँ और इसका मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इस क्वेश्चन पेपर कराने का कि मैं आपको इसमें जो है कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा कि क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं मैथ्स में, कैसे सवाल को हल करना है, क्या शॉर्टेस्ट ट्रिक्स है उससे आपको सवालों को हल करना है, और किस प्रकार से आपको उस एग्ज़ाम प्रश्न को खोलना है, किस प्रकार से उसको स्टार्ट करना है। वो सारी तमाम बातें आपको इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। और इसमें इसको हल करने से पहले, इसके कुछ सवालों को लेने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट है theory2practical.com, इस पर आप ज़रूर विज़िट कीजिए। इसमें आपको इससे रिलेटेड और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है स्टूडेंट के लिए वो है 8003378523। इस पर आप अपना नाम, आपका एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्यूचर में, और आपका सिटी का नाम, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। मान लीजिए आपका नाम अमित है, एग्ज़ाम आप OFP का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, और इसमें आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं सपोज़, और सिटी आपकी मान लीजिए कानपुर है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप हमको इस व्हाट्सअप हेल्पलाइन में भेजें। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे जो स्टूडेंट काउंसलर है, आपकी हेल्प करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक बिजली खंभे को 5 सेकंड में पार कर लेती है। अगर ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, उनको मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। A train crosses an electric pole in 5 seconds, and if train's length is 120 meter, then how much time it will take to cross a platform of length 180 meter? This is platform length is given here, and here when it crosses a electric pole it takes 5 seconds, and the length of the train is 120 meter 120 meter, and we have given 4 options. आइए सवाल को हल करते हैं। और जैसा मैंने आपको स्पीड डिस्टेंस वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में प्रायः आते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देखी है मेरी, जो स्पीड डिस्टेंस की कुंडली मेथड से मैंने कराई है, तो आप किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का सवाल आप बिना किसी डर के और बहुत ही फास्ट उसको हल कर पाएंगे। आइए इसको मैं कुंडली मेथड से कैसे हल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको हमारी वीडियो लेक्चर में बताया था, और आप इस हेल्पलाइन नंबर से उस वीडियो लेक्चर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है डिस्टेंस, यहाँ पे आपको लिखना है t, और यहाँ पे आपको लिखना है v, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये दे रखा है कि एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में। अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है वैसे वैसे वैल्यू आप लिखते जाइए, आपका आंसर आना ही आना है। तो यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों? यहाँ पे टाइम है आपका 5 सेकेंड है। अच्छा, और एक बिजली के खंभे को वो क्रॉस कर रहा है, तो बिजली के खंभे की लेंथ अपन 0 मान रहे हैं, और ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रेवल करेगी वो है 120 मीटर, उसको क्रॉस करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है और ये आपकी ट्रेन जा रही है। ट्रेन बहुत लंबी ट्रेन है, तो इस पोल को जब वो क्रॉस करेगी, मतलब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप ये देख रहे हो, जब स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ तक आ जाएगा और आपका जो एंड है ट्रेन का एंड वो इस पोल के समकक्ष आ जाएगा, तब वो उस ट्रेन को क्रॉस करना, उस पोल को क्रॉस करना हम बोलेंगे। ठीक है। तो इसकी लेंथ तो हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम है पोल की लेंथ और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? एक पोल की लेंथ ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 सेंटीमीटर होगा या 200 सेंटीमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको अपन यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब आप देखिए, ये 120 है ये, और ये है टाइम आपका 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन यहाँ पे आपको मिल पा रही है, तो 120 बटा आपका 5, तो ये हो गया आपका 24 की वेलोसिटी हो गई। अब आप देखिए, अगर ट्रेन की लंबाई हमको दे रखी है 120 मीटर, तो ये डिस्टेंस 120 मीटर हो गई। तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है
वो जो क्रॉस करेगा वो क्या है, टोटल 180 मीटर और ट्रेन की लेंथ, तो 120 प्लस 180 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो वो कितना हो गया दोस्तों आपका 300 हो गया। अच्छा, टाइम हमको पूछा गया है और ये हमको 24 हमको दे रखा है, इसकी वेलोसिटी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय टी, मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 24 होगा, तो 300 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू आपका 24 है, यानी कि टी आपकी कितनी होगी दोस्तों, 300 बटा 24 हो गया, ठीक है। अब ये दोस्तों कितना हो गया आपका 100 बटा 8 हो गया। अब आप देखिए 100 बटा 8 हो गया, इसको आप और हल करेंगे तो ये हो गया 25 बटा आपका कितना 2 हो गया, तो ये हो गया 12.5 हो गया, ठीक है। तो 12.5, जी हाँ, ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। अब कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, तो उनको मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके चलता हूँ। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए इसको, कि जब ये मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और ये आपकी ट्रेन है, तो ट्रेन को क्रॉस करने का क्या मतलब होता है, ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब है कि मान लीजिए ट्रेन का इंजन है, ट्रेन का इंजन ये है, ये ट्रेन का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो जब ये ट्रेन का एंड पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर, और तब तक वो ट्रेन कितने डिस्टेंस चली हमको ये माना गया है, तो यहाँ से लेके हम डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ तक की, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था और अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो ये जो लेंथ है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, वो है प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो कि पी है जो हमको दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है, वो हमको 180 दे रखी है, ठीक है। और ये जो ट्रेन की लंबाई है यहाँ पे, वो कितनी है यहाँ पे, वो हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 120 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 180 प्लस 120, यानी कि आपकी 300, और इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, और प्रॉफिट लॉस का मैंने मेरी जो पुस्तक है कुंडली गणित वॉल्यूम 1, उसमें बहुत अच्छे मेथड से बता रखी है, और वीडियो लेक्चर्स भी है, उसको रेफर कर सकते हैं। कई बच्चे क्या है, बहुत सारे या तो लंबे मेथड से करते हैं इन सवालों को, या बहुत सारे फॉर्मूले रट लेते हैं और एग्जाम में उनको समझ में नहीं आता कि कौन से फॉर्मूले लगाने, कैसे करने। तो यहाँ पे कुंडली मेथड है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट मेथड है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड से मैं इस सवाल को हल कराऊंगा। तो सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 100 पेंसिल को बेचकर एक दुकानदार 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। इसको मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। A shopkeeper sells 100 pencil and get a profit equivalent to selling price of 20 pencil। ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, और कितनी वो पेंसिल बेच रहा है, 100, और वी हैव टू फाइंड आउट द इट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज, एंड वी हैव गिवन 4 ऑप्शन। देखिए जो कुंडली मेथड मैंने आपको बताया है, उससे आप सवाल को बनाइएगा, बहुत जल्दी इस सवाल को आप हल कर पाएंगे। और इसमें आप क्या लिखते हैं दोस्तों, कि ये होता है आपका प्रॉफिट, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और ये होती है आपकी सेलिंग प्राइस, जिसमें प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होती है आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। इन दो खंडों को जोड़ करेंगे तो ये खंड आएगा। सिंपल सी बात है, इससे आपका किसी भी प्रकार का सवाल आप कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम अगर बात करें एक इकाई की, अगर हम बात करें, और मान लेते हैं कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है C और उसकी सेलिंग प्राइस है S। तो यहाँ पे 100 पेंसिल्स की बात की गई है, 100 पेंसिल उसने बेची है ना। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, उसने 100 पेंसिल बेची है, एक पेंसिल की क्रय मूल्य C है, तो 100 पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा। हम यहाँ पे 100 पेंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा, एक का है C, तो 100 का होगा 100C, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर लाभ। तो यहां पे हमको डेटा दे रखा है, ठीक है। अब 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य का कीमत क्या है, S। तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य की कीमत क्या हुई, 20S, और वो 20S है आपका प्रॉफिट। ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब को बात करें सेलिंग प्राइस की, यहां पे हम बात करें 100 पेंसिल की, तो एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस S है, तो 100 पेंसिल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100S। देखिए बहुत आसान है, और देखिए आपको कुंडली बनानी है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, वैल्यूज को लिखते जाना है, आपका आंसर गारंटीड आना ही आना है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आंसर नहीं आएगा आपका। अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हमेशा दिस होता है, मतलब कि 20S प्लस आपका 100C बराबर आपका कितना हो गया, 100S हो गया। ये हो गया आपका 80S, और ये हो गया आपका 100C हो गया।
यानी कि S की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 100 डिवाइडेड बाई 80C। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है वो कितना हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया 20 इंटू एस, और एस क्या है 100 डिवाइड बाई 80 इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 25C। तो ये हो गया आपका 25C। तो दोस्तों अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको एस को हटाना चाहता हूँ, यहाँ पे सी को लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको पता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में और बुक में बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस गुना 100, यानी कि 20S डिवाइडेड बाई 100C गुना 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। ध्यान दीजिएगा, 20S डिवाइड बाई 100C इंटू आपका 100, तो दिस डिवाइड बाई दिस गुना 100, तो 100 से 100 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20S डिवाइड बाई C हो जाएगा, और S जो है अभी हमने S निकाला था कितना आपका 100C डिवाइड बाई 80 है। ठीक है, और ये है 20। ठीक है, ये है आपका 20, और S की जगह मैंने क्या लिखा 100 डिवाइड बाई 80C, और नीचे ये C है ही, तो C और C कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 25, तो प्रॉफिट परसेंटेज उसका हो जाएगा 25%। तो जिन स्टूडेंट्स ने कुंडली मेथड नहीं समझा है, एक बार बुक को रेफर करें और वीडियो लेक्चर को जरूर रेफर करें, और बहुत ही आसान सवाल है, इसकी कॉन्सेप्ट समझे, फॉर्मूलों पे मत जाए, कई बच्चे फॉर्मूलों पे जाते हैं, उससे आप भटक जाओगे, सवाल उत्तर नहीं कर पाओगे, और इस मेथड से जाओगे तो कोई भी सवाल आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ कुंडली पे फोकस करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वैल्यूज को लिखना है, आपका आंसर आना ही आना है। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पे हम मानते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस C है और सेलिंग प्राइस S है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार 100 पेंसिल बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी लगी 100 इंटू C, क्योंकि एक की कीमत थी C, तो 100C। 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य, 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य का लाभ, तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक का S है तो 20 का हो गया 20S, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट 20S। अब आप देखिए जो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, एक की है S, तो 100 की कितनी हो गई 100S। अब ये कुंडली में ये है कि दो खंडों का जोड़ हमेशा ये होगा, तो 20S प्लस 100C इज इक्वल टू 100S से हमने ये वैल्यू निकाल दी, C और S के टर्म्स में बात कर ली। ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है दोस्तों, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 20S डिवाइड बाय आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और इस प्रकार से हम अपने उत्तर पे पहुंचे, जो कि है हमारा 25%। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं ये मिक्सचर का है, और कुंडली गणित में मैंने अब पुस्तक में और वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस पे सवाल कराए हैं, तो उसको आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। सवाल इस प्रकार से है, इसमें ₹7.2 प्रति केजी चावल को 5.7 प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चावल का जो मूल्य है वो 6.3 kg हो जाए, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। वी मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस, वन विथ प्राइस ऑफ 7.2 पर kg एंड अनदर विथ प्राइस ऑफ 5.7 पर kg. Now we have to find that ratio which gives the price of the mixture as 6.3 kg. So this is a mixture price is this, and we have added 2 variety of price per kg, 7.2 per kg and 5.7 per kg, and we have to tell the required ratio. तो जैसा मैंने आपको इस सवाल में कराया है, और मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताया है कि आपको इसको बिना पेन के यूज़ करना है, मनी मन करना है, और उसको सही उत्तर पे आप पे पहुँचना है क्वेश्चन को देखते हुए। फिलहाल में आप अगर फर्स्ट बार इस प्रकार के मेथड से देख रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा एक बार मेरे वीडियो लेक्चर को और मेरी बुक को ज़रूर रेफ़र करें, जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और इसमें होता ही है दोस्तों, इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं, और इससे हम आपके हर प्रकार के सवालों का हल इसी में ही कर देते हैं। आपके मिश्रित के, आपके एवरेज के, आपके मिक्सचर के, सभी प्रकार के सवाल इससे हल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है, ये है सेकंड कैटेगरी। ठीक है, ये है आपका मिक्सचर, है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे उस जिस रेशियो में हमने उनको मिलाया है, मान लीजिए वो m और n का रेशियो है, m और n का रेशियो है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसकी प्राइस है यहाँ पे 7.2, और जो दूसरी कैटेगरी है उसकी प्राइस है 5.7। ठीक है,
इसका जो टोटल जो एवरेज हो रहा है वो है हमारा 6.3, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर बीच में 6.3। अब आप ऊपर से नीचे माइनस करते चलिए, 7.2 माइनस 6.3 कीजिए, कितना हो गया आपका 0.9 हो गया। अब यहाँ पे आप 6.3 को 5.7 से माइनस कीजिए, कितना हो गया आपका 0.6 हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कुंडली मेथड पुस्तक में, m/n कितना हो जाएगा आपका, m/n हो जाएगा आपका, m/n हो जाएगा आपका 0.6 डिवाइड बाई 0.9, 0.6 डिवाइड बाई 0.9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/3। देखिए 2/3 का यहाँ पे दे रखा है, जी हाँ ये हमारा विकल्प बी में दे रखा है। तो इसमें कुंडली मेथड का फ़ायदा ये है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ एग्ज़ाम में कैसे उसको हल करना है। मेन जब आप इसको इस बुक को और इस वीडियो लेक्चर को जरूर रेफर करें तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी वेरिएशन इसमें आता है। कई बार मान लो ये नहीं दिया होता, कई बार मान लो ये नहीं दिया होता, कई बार ये नहीं दिया होता, और इस समस्या में ये नहीं दिया हुआ था m और n। तो आपको इस कुंडली मेथड में क्वेश्चन को पढ़ना है, वैल्यूज़ को लिखना है, आपका आंसर गारंटीड आना ही है। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी क्वेश्चन की लाइन पढ़ते जाइए और वैल्यूज़ को लिखते रहिए, आपका आंसर इसमें आना ही आना है। तो ये मैंने आपका ले लिया इसमें थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अब मैं आपको बढ़ता हूँ चौथे क्वेश्चन की ओर। और जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारी जो बुक है कुंडली गणित में एज इट इज़ दिया हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको इसमें शुमार किया था। और क्वेश्चन हमारा देखिए इस प्रकार से है, ये आपका OFB में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का, और वही इसका सॉल्यूशन हमने इस बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है इस बुक में। तो आप देखते हैं कैसे इसको हल करना है। क्वेश्चन ये है कि 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की उम्र मेरी उम्र से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र मेरी उम्र की 3 गुना अधिक होगी। 8 वर्ष पहले मेरे और दादाजी की आयु का अनुपात हमको बताना है, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसमें ये क्या हुआ है कि 16 years ago द एज ऑफ माई ग्रैंडफादर is 8 times more than that of my age। ठीक है, more than that of my age times more। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल की भाषा में आप गौर कीजिए, इसमें ही एक जो है ट्विस्ट छुपा है, और कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, और इसीलिए मैंने ये सवाल इस बुक में भी लिया था। और देखिए ये सवाल इस एज इट इज़ इस बुक से आया है यहाँ पर। अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र मेरी उम्र की 3 गुना अधिक होगी। अब से हिज आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी 3 times ऑफ माई एज। ठीक है, और ऑफ माई एज, एंड वी हैव टू टेल दैट 8 years ago what is the ratio of the grandfather age and my age। my age और grandfather की age हमको बतानी है 8 years ago। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पे कहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, ये सवाल आप देख रहे होंगे A.10 इस बुक के 157 में दिया हुआ है, एज इट इज़ इसका आया हुआ है वो। जैसा मैंने आपको बताया था, एज आयु कुंडली में हम किस प्रकार से सवालों को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका रहता है। पहले तो मैं वो बताऊंगा आपको, और दूसरा मैं बताऊंगा कि बच्चे यहाँ पे कहाँ गलती करते हैं, उसकी बात मैं आपसे बताऊंगा। देखिए इसमें हम लोग एक कुंडली बनाते हैं, ये है मेरे ये सन की, और ये है दादाजी की, ग्रैंडफादर की। ठीक है, ये सन की है, ये ग्रैंडफादर की है। समझिए ध्यान से, ये हम बात करेंगे पास्ट की, ये हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, वर्तमान की, और ये बात कर लेते हैं हम एक बार फ्यूचर की। ठीक है, तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उसको वैल्यूज लिखते जाइए। कई बार स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं वो उसको ओपन ही नहीं कर पाते। यहाँ पे कुंडली मेथड में फ़ायदा ये है कि आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको एक कुंडली दे रखी है, आपको पता है कुंडली यूज़ करना, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, वैल्यूज़ को लिखते जाइए, आपका आंसर इसमें गारंटीड आना ही आना है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है कि 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की उम्र मेरी उम्र से 8 गुना अधिक थी। ठीक है, अब ये बात कर रहा हूँ मैं पास्ट की। ठीक है, तो
कई स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि अगर मान लेते हैं मेरी उम्र है एस, तो 8 गुना दे रखा है 8 टाइम्स, तो ग्रैंडफादर की हो जाएगी एज 8 है, और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है गलत होना शुरू हो जाएगा और आप इसमें टाइम वेस्ट कर देंगे। अब मैं जो आपको कह रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से और पूरे कान से आप सुने इस बात को। क्वेश्चन की भाषा में जाइए, क्वेश्चन की भाषा में ये है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों इस बात को सुने। अगर देखिए हिंदी मीडियम के लिए पहले बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको भाषा में देखिए 2 बातें होती है। एक बात होती है कि मेरी उम्र से 8 गुना अधिक थी, ठीक है, तो अधिक, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझिए 8 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ माई एज, मोर देन, ठीक है। अगर ये चीज आती है तो आपको समझना है दोनों में अंतर। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए इस बात को, कि मान लेते हैं सन की एज है यहाँ पे हमने एस मानी हुई है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो दादाजी की जो एज है वो क्या है, मेरी उम्र से, यहाँ पे लग गया से, फ्रॉम, ठीक है, तो वो है एस से कितनी अधिक है, अधिक मतलब प्लस, अधिक मतलब प्लस 8 गुना अधिक है, मेरी उम्र से 8 गुना अधिक है, तो ये हो गया 8 टाइम्स ऑफ एस, तो टोटल मिला के कितना हो गया ये 9s, ठीक है। 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की उम्र मेरी उम्र से 8 गुना अधिक थी, से आ गया है, तो s प्लस 8s मतलब 9s होगा। तो यहां पे आप गलती ना कीजिए, यहां पे 8s नहीं है, यहां पे है 9s। तो ये बात थी 16 साल पहले की, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ते हैं, अब से 8 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट में आ जाओ, तो इस 16 को आप जोड़ दो, तो ये हो गया s प्लस 16, और ये कितना हो गया 9s प्लस 16 हो गया, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद, अब से मतलब यहां से 8 वर्ष बाद, ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट आ गए। अब ये हमने बोला था 16 साल पहले की बात थी, अब 16 मतलब अब मतलब 16 अपन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा s प्लस 16, और ये हो जाएगा 9s प्लस 16 हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, तो अब इसमें 8 वर्ष और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा s प्लस 24, और ये कितना हो जाएगा 9s प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि अब उनकी उम्र मेरी उम्र की 3 गुना अधिक थी। अब देखिए यहाँ पे की है और यहाँ पे से है, तो 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ दिस, फ्रॉम नहीं है, ऑफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इस समय फ्यूचर में s प्लस 24 जो है, जो 9s प्लस 24 जो ग्रैंडफादर की एज है, वो 3 टाइम्स ऑफ माई एज है, ठीक है। तो यहाँ पे से था, यहाँ पे की था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके उस एज को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए इसको आप हल कर लीजिए और इससे आप s की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 9s माइनस 3s कितना हो गया, 6s हो गया, और ये 24 इंटू 3 है, 24 इंटू 3 माइनस 24, यानी कि 24 को कॉमन लेता हूं तो 3 माइनस 1 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 48, और ये है 6s, तो आपका s, तो 8 6 46 होता है, तो ये s की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब हमसे पूछा क्या गया है, उस पर गौर कीजिए। हमसे पूछा गया है 8 वर्ष पहले मेरे और दादाजी की आयु का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट है मेरा ये, उससे 8 वर्ष पहले, तो यानी कि 8 माइनस करोगे उसमें आप, तो ये हो जाएगी कितनी मेरी एज, s प्लस 8 हो जाएगी, और दादाजी की एज कितनी हो जाएगी 9s प्लस 16, इसमें से भी 8 माइनस करोगे आप, तो 16 माइनस 8 8 हो गया, तो ये हो जाएगी। अब s की वैल्यू है 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, और s में आप डाल रहे हो 8, तो 72 प्लस 8 यानी कि 80। अब दोनों का अनुपात कितना होगा दोस्तों, 16 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि कितना निकल के आया 1:5 निकल के आया, जो कि हमारा विकल्प है इसमें बी। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कुंडली मेथड आप जरूर समझें, इससे कोई भी प्रकार के सवाल आप इजीली हल कर सकते हैं।
और जो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है वो आपने इस वीडियो में देखा। और दूसरी बात ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होइए, भाषा की फेर को समझिए। यहाँ पे जैसे उम्र से 8 गुना अधिक थी और उम्र की 3 गुना अधिक होगी, तो इक्वेशन आपको, समीकरण जो है आपको सही बनाना है, तो इस बात पे आप जरूर गौर कीजिए।